बुद्ध के काल में भी प्रयाग का बड़ा नहीं, पूरा नहीं बनाया हमने अभी स्टार्टिंग। इसका एक बड़ा साक्ष्य है यहाँ उपस्थित। वो लाइव चला रहे थे, स्तंभ आ गया। सम्राट अशोक का संदेश तो इस स्तंभ पर अंकित है। गुप्त काल के शक्तिशाली राजा समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्त 16वीं शताब्दी के अंत में सम्राट अशोक का ये स्तंभ उस किले का हिस्सा बन गया जिस किले का निर्माण संगम के किनारे मुगल बादशाह अकबर ने करवाया। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। अभी डाले हैं 2-3, देखो अभी नया शॉर्ट्स में डाले। हजारों वर्ष पुराने इस प्रयाग नामक नगर के आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व से बादशाह अकबर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने यहाँ एक नया शहर बसाया और उसका नाम रखा इलाहाबाद। वक्त के साथ साथ बन गया इलाहाबाद। अपनी भौगोलिक स्थिति, सुंदर आबोहवा और राजनीतिक महत्व की वजह से इलाहाबाद ब्रिटिश हुक्मरानों को भी बेहद पसंद आया और कुछ ही समय में ये शहर ब्रितानी हुकूमत का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट इसका एक जीवंत उदाहरण है। देश के 4 उच्च न्यायालयों में से तो एक ये है ही, इसके अलावा अनेक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसले देने का श्रेय भी इस न्यायालय को जाता है। शिक्षा के प्रसार के लिए अंग्रेजों द्वारा बनाया गया इलाहाबाद विश्वविद्यालय इस शहर को उनका दूसरा महत्वपूर्ण योगदान था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 16 नवंबर 1887 को हुई। पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इस विश्वविद्यालय का शुरुआती नाम यहाँ का विजयनगरम हॉल और 7 खंडी मीनारें इतनी सुंदर और आकर्षक कि आगे जाते लोगों की निगाहें बरबस अपनी ओर खींची। 20वीं सदी की शुरुआत से ही इलाहाबाद हिंदी साहित्य का एक बहुत बड़ा केंद्र बनकर उभरा। ऐसी ही कुछ प्रसिद्ध शख्सियतों के नाम एकाएक तब याद आते हैं जब इस शहर से जुड़े साहित्यकारों की बात होती है। जैसे हास्य व्यंग के मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी साहब, जो उर्दू के जाने माने शायर तो थे ही, अंग्रेजी भाषा के भी प्रकांड पंडित थे। महादेवी वर्मा हिंदी की सशक्त कवि थी जो आधुनिक मीरा के नाम से भी जानी गई। सुमित्रानंदन पंत हिंदी साहित्य के छायावादी युग के महत्वपूर्ण स्तंभ, मधुशाला के लेखक और हिंदी साहित्य के पुरोधा कवियों में से एक हरिवंश राय बच्चन हिंदी भाषा के निराले कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जिनकी ये कविता देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वो तोड़ती पत्थर, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, पता नहीं हम नहीं पढ़े इतना। हुई जो जलती हुई धूप, अगर पेपर कैंसिल गर्द चीनी छा गई, प्राय हुई दोपहर, वो तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। तुम्हारे वीडियो मसा मेरे वीडियो सेंड कर देना पूरा ना, ये पापा को भेज कला और साहित्य के साथ साथ राजनीति का भी खास गढ़ रहा है प्रयागराज। स्वतंत्रता संग्राम के अनेक शूरवीरों और गणमान्य व्यक्तियों का नाता इस शहर से रहा। जैसे पंडित मोतीलाल नेहरू, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, महामना मदन मोहन मालवीय। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म इसी शहर में हुआ था। उनका घर आनंद भवन स्वाधीनता संग्राम की गतिविधियों का एक बड़ा केंद्र था।
जिसकी वजह से प्रयागराज भी आजादी की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन वीडियो गया। क्वालिटी बढ़िया है इसकी। आजादी की बातें करें तो मुझे याद आता है सन 1857 का स्वाधीनता संग्राम, जिसका गवाह फिर भी मैं अच्छी याद खुद है। रहा। अरे सही है, सही है। अनेकों भीषण लड़ाई ये जरा भैया को भेज दो, भैया वाला भी दोनों भेज दो। एडिट कर दीजिएगा, हुकूमत से छुटकारा एडिट करना है। एडिट करके भेज अंत में आजादी क्वालिटी मेरा भी खराब नहीं है, परंतु मैं नॉर्मल नहीं बना रहे। की वजह से इलाहाबाद ये स्नैप खा गए क्या? थक गए, भारत थक गए अंदर है तो खराब वो दिन था 1 नवंबर 1858। उस दिन प्रयागराज के मिंटो पार्क में एक शाही दरबार लगा था, यार ये बोले में जिसमें लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का महत्वपूर्ण घोषणा पत्र पढ़ा। आज 1 नवंबर 1858 के दिन से हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो जाए। अब से इंडिया में मलिका विक्टोरिया का राज होगा। ब्रिटिश ताज की हुकूमत होगी यहाँ। यहाँ इलाहाबाद में हो गया 1808। अच्छा, उसके बाद उस दौर से निकलकर समय के साथ थोड़ा आगे बढ़े तो मुझे याद आता है अपने चारों ओर बांधे फैलाए ये विशाल पार्क, जिसके आंगन में खड़ा मैं आज आपको ये कहानी सुना रहा हूँ। इंडिया कंपनी बना हुआ था, तो यहाँ पे बात कंपनी राज करती है। सन तो उसके बाद वो सीधा 1870 उधर रुका यहाँ पे, जब एडिनबर्ग के ड्यूक अल्फ्रेड साहब इलाहाबाद आए। उन्होंने यहाँ आकर 133 एकड़ के इस बड़े से भूखंड पर एक विशाल पार्क का शिलान्यास किया था। उन्हीं के नाम पर तो इस पार्क का नाम पड़ा है अल्फ्रेड पार्क। अल्फ्रेड पार्क। ब्रितानवी हुक्मरानों ने इस पार्क के भीतर कई एक महत्वपूर्ण इमारतों का भी निर्माण करवाया, जैसे आपके पीछे ये मशहूर गवर्नमेंट पब्लिक लाइब्रेरी। दिखाई दे रहा होगा। इलाहाबाद के उस जमाने के कमिश्नर फ्रांसिस ऑटवे एक लाइब्रेरी बनवाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने मशहूर आर्किटेक्ट रिचर्ड रॉस्किल बीन को बुलवाया और कहा, ठीक बात हम नहीं, हमने तुमको बोला था ना, लाइब्रेरी बनाने का है। आए हो, देख के चलेंगे, भले भैया ने बुलाया। आपने बताया था आपका डियर फ्रेंड और इलाहाबाद का एक्स कमिश्नर मिस्टर कल्बर्ट बेंसले थॉर्नहिल का मेमोरी में आपको एक लाइब्रेरी बनवाना है, राइट? यस, थॉर्नहिल खुद एक बहुत काबिल टाउन प्लानर आधा इलाहाबाद उसी ने प्लान किया। ये लाइब्रेरी उसकी मेमोरी को बिल्कुल ट्रिब्यूट होना चाहिए। बना दिया गया, इन्हीं लोग का है, सब बनाए हैं। इलाहाबाद को दिखाते आप हैं, बिल्कुल यही सब बनाया बेफिक्र है। रहें सर। क्या नाम है इनका? मेरे दिमाग में स्कॉटिश बैरोनियल रिवाइवल स्टाइल की भाई, अंग्रेज सिटिंग द रोड अरे बना लो, बेकार दिक्कत है। ट्रेजर थक गए। परफेक्ट होगा ट्रिब्यूट देने के लिए। वादे के अबे हिल गया। मुताबिक श्रीमान बेन ने एक बहुत ही खूबसूरत इमारत बनाई, जिसे उस जमाने में थॉर्नहिल मेमोरियल के नाम से थॉर्नहिल? जाना जाता है। और आज हम इस शानदार इमारत को गवर्नमेंट पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं। यहाँ इस लाइब्रेरी में लगभग 1.25 लाख से ज्यादा किताबें और अन्य के लिए ऐतिहासिक बनवा दिया, आज दस्तावेज बहुत हो मौजूद गया। हैं। हाँ, पूरे साला उत्तर उनका प्रदेश पैसा यहाँ का था। की सबसे बड़ी जितना लूट लाइब्रेरी किया बनाना है बना लो। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है, ये तो सब जानते हैं, कोलकाता में लेकिन उससे थोड़ा छोटा मगर बेहद सुंदर विक्टोरिया मेमोरियल यहाँ प्रयागराज में भी मौजूद है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। इसी पार्क के अंदर
महारानी विक्टोरिया की याद में बनी सफेद संगमरमर की इस न्यू गोथिक शैली की छतरी या कैनोपी का निर्माण सन 1905 में हुआ था और इसी कैनोपी में उनकी 7.5 फुट ऊंची मूर्ति का अनावरण अगले साल 1906 में हुआ। आजकल वो लखनऊ म्यूजियम में रखी है। आपके ठीक पीछे इसी विक्टोरिया मेमोरियल के बगल में अंग्रेजों ने एक बैंड स्टैंड भी बनवाया। उस जमाने में ब्रिटिश सरकार के ज्यादातर जलसे और दावतें इसी पार्क में हुआ करती थी। उन कार्यक्रमों के दौरान यहाँ पुलिस बैंड बजाने का रिवाज था। जंगल था। इस संगीत का आनंद एक दिन तो अंग्रेजों के साथ साथ रंगे भैया के भैया गुजारवे लाई कर और लिए थे। रसूखदार अरे भाई इलाहाबादी हमने थे। बात पे वो ऐसा बोले माना चंद्रशेखर जाता आजाद है ये बैंड स्टैंड नीम के पेड़ के नीचे हमारे वो बोला बंगाली सज्जन जामुन के बाबू नीलकमल विक्रम हाँ जामुन के पेड़ के नीचे हाँ वही दोनों में बहस हो रहा था कब से। उस दिन मैं भैया और वो आए 3 लोग आए थे। जब भैया कमरवा नहीं देख रहा था तभी जामुन के पेड़ के नीचे खत्म टाटा बाय बाय ना अभी यार हाथ अभी चंद्रशेखर आजाद का मरने वाला सीन देखा है। वीडियो है क्या उनका अभी दिखाएगा हाँ अभी पकड़ वीडियो पकड़ आधे घंटे का तो सिखाता है रोड चलेगा अभी 15-20 मिनट और चलेगा 15 मिनट और चलेगा ना अभी कितना देर होगा 20 मिनट हो गया 10 मिनट तो इसका वीडियो बन गया 11 अभी समझ लो 10 मिनट और चलेगा। पहले हमने बनाया ही नहीं था बाद में हम लोग 10 मिनट तो आगे में खड़े थे फिर 10 मिनट का भी वीडियो बना 20 हो गया 10 मिनट और चलेगा। देखो दिखाता है कि नहीं उस दिन तो दिखाया था वहीं पे चंद्रशेखर आजाद को मार देगा चंद्रशेखर आजाद का मैं बना ले रहा हूँ ठीक है। तेरे को इनका पर्टिकुलर तेरे को भेज दूंगा ना जब इसमें बनना है सीन बना लो ना हम भेज देंगे सबको। नहीं हाँ जब आएगा तब स्टार्ट कर सकते हैं नहीं पंडित बृजमोहन व्यास और कुछ अन्य गणमान्य व्यक्तियों के प्रयासों से इलाहाबाद संग्रहालय की एक छोटे से स्तर पर शुरुआत सन 1931 में ही हो गई थी। एल्फ्रेड पार्क में म्यूजियम के वर्तमान भवन का शिलान्यास पंडित नेहरू ने 14 दिसंबर 1947 को किया और भारतवर्ष के 4 राष्ट्रीय संग्रहालयों में से एक इलाहाबाद म्यूजियम सन 1954 में आम जनता के लिए खोल दिया। यहाँ पुरातन शिल्प कृतियां, प्राचीन पाषाण प्रतिमाएं, कांसे की दुर्लभ वस्तुओं और पांडुलिपियों के अलावा 75,000 से अधिक कलाकृतियों का एक विशिष्ट संग्रह है। वास्तुकला के इन धरोहरों और अद्वितीय संग्रहालय के अलावा ये पार्क एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के नाम के साथ भी जुड़ा है जो कभी फिरंगियों के हाथ न आया और हमेशा आजाद ही रहा। ये महान स्वतंत्रता सेनानी थे चंद्रशेखर आजाद। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इनका अभूतपूर्व योगदान रहा है। मशहूर क्रांतिकारी दल हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से न सिर्फ उन्होंने पुनर्गठित किया बल्कि भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान जैसे अनेक क्रांतिकारियों को उसमें शामिल भी किया। सन 1931 में चंद्रशेखर आजाद एक खुफिया
और बेहद महत्वपूर्ण काम के लिए इलाहाबाद आए और 27 फरवरी के दिन उन्होंने अपनी पार्टी के एक सदस्य सुखदेव राज से इसी अल्फ्रेड पार्क में गुप्त मीटिंग की योजना बनाई। किसी भेदिए ने ये सूचना ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर मिस्टर नॉट पावर एक हमारे 28 फरवरी Hello. 27 फरवरी CID in charge not Bawa this side. DSP ठाकुर विश्वेश्वर सिंह से बात कराओ। अर्जेंट मैटर है। सलाम सर, DSP सिंह बोल रहे हैं। सही। 30 आर्म सिपाही लेकर अल्फ्रेड पार्क के पास मिलो फौरन। आपका मतलब कंपनी बात? यस कंपनी बात। ये बोल रहा है क्या? क्वेश्चंस पूछ के टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी करो। इस गद्दारी से बेखबर आजाद कंपनी बाग पहुंच चुके थे और पार्क में छुपे हुए थे। सुखदेव राज भी इलाहाबाद में अपने छुपने के ठिकाने से निकलकर उनसे मिलने तयशुदा जगह पर पहुंच गए। वही जो हम लोग के पास आजाद नाला वाला है, कहीं उधर दिख से नहीं बोलो। रहे। सुखदेव ने उन्हें करीब छोड़ा अंग्रेज सब वो 2 दिन मिल गए। गुरुजी 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 सुखदेव किसी ने तुम्हारा पीछा तो नहीं किया? आपने सुखदेव से मिलने आते सब अपनी मैंने यहाँ आते पार्टी वक्त करते। पूरी सावधानी बरती। शाबाश सबको निकाल दिया, अकेले देख लिया हमें सब। मैंने तुम्हें यहाँ बहुत जरूरी मंत्रणा के लिए बुलाया है। जी बताइए। बंदूक मैं चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारे 4-5 विश्वास पात्र साथी आजाद और सुखदेव की बातचीत शुरू हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि नॉट पावर 30 राइफलधारी सिपाहियों के साथ यहाँ पहुंच गया। मिस्टर चंद्रशेखर तिवारी, you have been surrounded by police. तुम आज यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। Surrender yourself. सुखदेव, तुम निकलो और रहने दीजिए। मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। बहस मत करो, जाओ। ये मेरा आदेश है, जाओ। पर आप, जब तक मेरे पास मेरी बंदूक बुखारा है, मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। और जब तक मेरा अगला संदेश न मिले, तब तक चौकन्ने रहना, संभल कर रहना। सुखदेव, अब जाओ यहाँ से, तब तक मैं इनको रोकता हूँ। नॉट पावर ने आजाद पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। आजाद यहीं बगल में जामुन के पेड़ के पीछे छुपे पुलिस का मुकाबला कर रहे थे। जख्मी होने के बावजूद उस दिन उनकी गोलियों से नॉट पावर और डीएसपी सिंह दोनों बचाए। आजाद के पास ड्यूटी की गोलियां थी, जबकि पुलिस के पास न गोलियों की कमी थी न बंदूकों की। फिर भी आजाद उनसे अपने पास बची आखिरी गोली तक लोहा लेते रहे। आजाद ने प्रण लिया था कि वो हमेशा आजाद रहेंगे। उन्होंने अपना प्रण निभाया और वो हमेशा आजाद ही रहे। उन्होंने अपने पास बची आखिरी गोली से अपने प्राण न्योछावर कर अपनी प्यारी मातृभूमि के लिए आत्म बलिदान दे दिया। आगे दम आगे। स्वतंत्र भारत का सपना अपने दिल में लिए वो शहीद तो हो गए, पूरा दिमाग लेकिन हिम्मत और बहादुरी की मिसाल चंद्रशेखर आजाद हमारे दिलों में हमेशा के लिए अमर हो गए। आज हमारा भारत देश एक स्वतंत्र देश है, तो उसका श्रेय शहीद आजम चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों के उत्सर्ग को, उनकी शहादत हो जाता है, जिन्होंने अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी मातृभूमि के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। आजाद अक्सर कहा करते थे, अंग्रेजों की गोलियों का हम सामना करेंगे। हम आजाद थे, आजाद हैं, आजाद ही रहेंगे। रहेंगे। जिंदाबाद हो गया। इंकलाब जिंदाबाद।
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में कितना है और कितना बाजुए कातिल में सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में कितना है और कितना बाजुए कातिल में सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हमको याद नहीं आ रहा ना, हमको याद नहीं हो रहा है ना भैया, क्या नाम है, हाँ याद करवा रहे थे, हमें याद करवा रहे थे जब भैया का फोन कर रहा था तो एक्सरसाइज करना था तब आए थे। हम अभी से क्यों बताए क्या हमारे दिल में है, हम अभी से क्यों बताए क्या हमारे दिल में है। तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, बाजुए का दिल में है, बाजुए का दिल में है। जिंदाबाद हो गया, चलो हो गया खत्म लग रहा है।